नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे शक्ति के ऊपर, पावर पे। जब हमने पावर के ऊपर चर्चा की तो हमने एजेंसीज के पास जो पावर होती है, किस एजेंसी के पास पावर है, ये हमने चर्चाएं की थी। तो हमने इलीट्स की थियरी की थी कि पावर किस एजेंसी के पास है, इलीट्स के पास है। फिर उसका विरोध किया रॉबर्ट डहल ने। उसने कहा ऐसे नहीं होती पावर, कुछ इलीट्स के पास नहीं होती पावर, बिखरी हुई होती है, समूहों के पास होती है और समूह में बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग को जो प्रभावित करते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं। तो शक्ति निर्णय निर्माण के रूप में प्रकट होती है। शक्ति यही तो है। शक्ति प्रकट कैसे होगी? थप्पड़ मारने के रूप में तो प्रकट होगी नहीं। होता क्या है कि कुछ समूह दौड़ लगाते हैं, कुछ के पक्ष में निर्णय हो जाता है, कानून बन जाते हैं, कुछ के पक्ष में निर्णय नहीं होते। यही है शक्ति। शक्ति राजनीति के रूप में, निर्णय निर्माण के रूप में प्रकट होती है। अब आपको जब निर्णय निर्माण नहीं समझ में आता तो आप ये समझिए कि आप सरकार पे दबाव बनाते हैं, कोई एक दबाव समूह दबाव बनाता है, तो सरकार क्या करती है? या तो निर्णय करेगी और या निर्णय नहीं करेगी। जैसे हिंदुओं ने मांग की कि इस देश में समान सिविल संहिता लागू की जाए। अब समान संहिता का दबाव बनाया सरकार के ऊपर, लाखों लोगों ने दबाव बनाया। तो बाद में ना वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया कि चलो कानून बना देते हैं। कौन सा कानून? समान सिविल संहिता का। तो वो डिसीजन ले लिया उसने क्या बनाने का, कानून, और उसने कानून बना दिया। तो जब निर्णय लेंगे तो कानून बनेगा। तो ऐसे करके, और वो निर्णय किस रूप में प्रकट हुआ? कानून के रूप में प्रकट हुआ। तो जो लोगों की ताकत थी, तो ये बताओ निर्णय लिया किसने? प्रधानमंत्री ने लिया या संसद के कुछ सदस्यों ने निर्णय लिया कि आपने कहा 272 लोग एक तरफ थे इसलिए कानून बन गया, या फिर लाखों लोगों के दबाव की वजह से निर्णय हुआ था? हाँ, तो शक्ति निर्णय निर्माण के रूप में प्रकट होती है। तो ये जो विभिन्न दबाव समूह होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, ये सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करते हैं। तो राजनीति में ऐसे शक्ति प्रकट होती है। ये कहा था रॉबर्ट डेल ने। तो कल हमने शक्ति का देखा कि शक्ति होती है डिसीजन के रूप में, निर्णय के रूप में, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण के रूप में। ये किया था रॉबर्ट डेहल को। फिर हमने एक और किया कि एक तो ये शक्ति तो दिखाई देती है कि हिंदुओं ने इसके लिए क्या बनाया था? दबाव बनाया था। लेकिन कई बार है ना, शक्ति दिखाई नहीं देती और अनिर्णय के रूप में प्रकट होती है। लोग दबाव बनाते रहते हैं और निर्णय होता ही। तो वो भी लोगों की शक्ति थी जो निर्णय करने नहीं देती। अब क्या है कि वो कौन सी शक्ति थी? तो हम कहते हैं शक्ति तो हिंदुओं के पास है कि उन्होंने निर्णय करवा दिया। कौन सा? समान आचार सिविल संहिता का, कॉमन सिविल कोड का अनुच्छेद 44 वाला। ये नहीं है। शक्ति है मुसलमानों के पास। कितने साल से? 70 साल से, कि आज तक समान सिविल संहिता पारित ही नहीं। तो वो किस रूप में है? हम कह रहे हिंदुओं के पास शक्ति, उनके पास नहीं है। तब ये बैकरेक एंड बेरेट्स क्या कहते हैं? शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? नॉन डिसीजन मेकिंग के रूप में प्रकट होती है, कि उन्होंने निर्णय करने ही नहीं दिया। तो ये भी शक्ति है। निर्णय करना भी शक्ति है और निर्णय नहीं करना, होने देना भी क्या है? एक शक्ति है कि आप ऐसे मत करना। तो ये नॉन डिसीजन मेकिंग के रूप में भी प्रकट होता है। इन्होंने ये कहा, बैकरेक एंड बेरेट्स ने। तीसरे ने ये कहा कि ये दो रूप तो है, चलो मान लेते हैं कि निर्णय निर्माण नॉन डिसीजन मेकिंग के रूप में और नॉन डिसीजन मेकिंग के रूप में। तीसरा एक और है, वो है थॉट कंट्रोल के रूप में। चलो ये आपको दिखाई देती है, ये आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये तो आपको फील ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता है भी या नहीं है। भी कई चीजें होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, लेकिन कई चीजें पता ही नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं आती कि ऐसा भी हो रहा है, क्या हम फील ही नहीं कर पाते। तो न तो वो होने में है, न ही वो नहीं होने में। तो ये किस रूप में प्रकट होती है? थॉट कंट्रोल के रूप। और ये कहा स्टीवन ल्यूक्स, ये भी एक तरीका है शक्ति का।
ये जो मनोवैज्ञानिक शक्ति है ये इसी प्रकार की शक्ति है। ये जो विचारधाराएं होती है कि ये शक्ति का प्रयोग करती भी है लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो ये मनोवैज्ञानिक जो शक्तियां होती है, विचारधारात्मक जो शक्तियां होती है, ये अपना क्या करती है, थॉट कंट्रोल करती है। तो डिसीजन मेकिंग, नॉट डिसीजन मेकिंग, एजेंडा सेटिंग के रूप में और किस रूप में, थॉट कंट्रोल के रूप में। यहां तक हमने चर्चा की थी। तो स्टीवन ल्यूक्स की इन्हीं बातों को भारतीय समाज के संदर्भ में दर्शाने की कोशिश की है। एक तो है कोई मिस सिंथिया और एक है हैकर। आगे लिखा हुआ है कहीं सिंथिया और हैकर, ये समाज के संदर्भ में समाजशास्त्रीय अवधारणा में लिखा हुआ है। समाजशास्त्रीय अवधारणा है ना पार्सन्स की और इसकी रॉबर्ट इसकी मैक्स वेबर वाली, उसमें लिखा हुआ है इसका। ये अब इसको यहीं समझ लेते हैं। सिंथिया और हैकर कहते हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था ना उसमें सालों से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि पिछले ना 1500-2000 साल से जो जाति व्यवस्था वैसी बनी हुई है, वही हायरार्की बनी हुई है, वही शोषण हो रहे हैं, वैसी दलित जातियां शोषित हो रही है। ये हो क्यों रही है? क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमारा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो कहते हैं कि एक ब्लैक शिप इफेक्ट होता है, काली भेड़ ब्लैक शिप इफेक्ट। भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्लैक शिप इफेक्ट की चर्चा कौन करते हैं? सिंथिया और हैकर करते हैं। है? जो भी है, अजीब सा नाम होगा, आपको याद तो हो गया। सिंधिया नहीं करा, सिंथिया नहीं, सिंधुजा है क्या? माफी चाहूंगा, हिंदुजा तो नहीं है। मैंने ये क्यों याद रह गया? तो फिर ब्लैक शिप इफेक्ट, ब्लैक शिप इफेक्ट का तात्पर्य ये है कि काली भेड़ है ना और बोर्डो से क्या दिखाई देती है, अलग दिखाई देती है। तो अब फिर किया क्या जाए? तो ये जो जातियां क्या करती है, ये जैसे ही विवाद प्रकट होने लगते हैं, जैसे ही काली भेड़ दिखाई देने लगती है, जैसे ही दलितों के मन में ये आने लगता है कि हमारा क्या किया जा रहा है, शोषण, और उच्च जातियों ने अपने ही मूल्य को, अपनी ही संस्कृति को, अपने ही रीति रिवाजों को क्या बना रखा है, कुछ नया आधार बना रखा है। तो वैसे ही क्या करते हैं, उच्च वाली जाति अपने मूल्य और आदर्शों को क्या कर देती है, बदल देती है और फिर उनके ऊपर वापिस थोप देती है। उनको ये लगता है कि यही श्रेष्ठ मूल्य है। उनको जैसे ये पता चलने लगता है नहीं कि ये अपनी भाषा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, अपने रीति रिवाजों के द्वारा, अपनी परंपराओं के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा, अपने ढोंग के द्वारा हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। वैसे ही ऊंची जातियां क्या करती है, इन जो जातियां समाज के नीचे वाले तबके में होती है, उनके का माइंड वॉश शुरू कर देती है और उनको ये कहती है कि श्रेष्ठ यही होता है, इसलिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, ऐसे ही बनना पड़ेगा। कौन? अच्छा, तो वो ना फील होने ही नहीं देते। वो क्या करते हैं, अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को इस हिसाब से प्रकट करते हैं कि यही श्रेष्ठता है और तुम्हें यही प्राप्त करना है। विचारधाराएं होती है, जातीय जो सोच होती है, धार्मिक जो सोच होती है, वो क्या करती है, वो है ना दूसरों को फील ही नहीं होने देती कि आपका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। अब आप खुद देखो, ये जो समाज के जो दूसरे तबके हैं, मैं अपने अपने घरों की, मैं मेरे घरों की कहानियां सुनाता हूं। हम किस तरफ जा रहे हैं, ओबीसी वाले किस तरफ जा रहे हैं? ओबीसी वाले धीरे धीरे ब्राह्मणवाद की ओर जा रहे हैं। पहले ओबीसी वाले किसान थे, ग्वाले थे, ठीक है, और ये काम किया करते थे, गुजर, जाट, यादव, ये सारे। वो सुबह उठते या तो अपनी गायें संभालते थे या फिर क्या संभालते थे, अपने खेत और हल संभालते थे, ऊंट संभालते थे, बैल संभालते थे।
अब वो क्या करते हैं, उठते ही सबसे पहले क्या संभालते हैं, टल्ली संभालते हैं। और वो संभालते हैं कि धूप और पूजा पाठ के लिए समान है या नहीं है। इसका मतलब उनका क्या हो गया है, उन्होंने कौन से मूल्यों को स्वीकार कर लिया है, जो ऊपर वाले मूल्य थे। तो ये जो दूसरी जातियां होती है, ये उच्च जातियों के मूल्यों की ओर दौड़ने लगती है। उनको ये नहीं पता कि इन्हीं मूल्यों के द्वारा हमारा क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। वो अब उनके मूल्यों को किसका मूल्य मानने लगती है, अपना मूल्य मानने लगती है। तो सिंधुजार हेकर ने ये कह के क्या दिखाया, ब्लैक शिप इफेक्ट। इनको पता ही नहीं चलता कि हमारा क्या हो रहा है, शोषण। ये किसको नहीं पहचान पाते, ये कहते हैं ये ब्लैक शिप ही हमारी तरह की भेड़ है, बस ये सर्वोच्च भेड़ है, तो हमें भी कैसी भेड़ बनना है, ऐसी ही ब्लैक शिप भेड़ बनना है, इसी हमसे अलग नहीं है ये। तो कब ब्लैक शिप भेड़ उनके मस्तिष्क में प्रभाव छोड़ जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। अब इसीलिए कहते हैं कि आने वाले टाइम में ना सबसे बड़ा खतरा क्या होगा इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का, कि थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि ये है ना हमारे मस्तिष्क पे कब्जा कर लेता है और पता ही नहीं चलने देता कि हमारे साथ क्या हो रही है, लूटपाट हो रही है। ये संकट है। तो ये है ब्लैक शिप इफेक्ट, कि इसमें आपके ऊपर शक्ति का प्रयोग भी होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो ये हमने 3 बातें की थी। अब उसके बाद हमने अंत में जो चर्चा की थी वो की थी केनेथ बोल्डिंग। केनेथ बोल्डिंग की चर्चा कर रहे थे, तो हमने शक्ति के 3 चेहरे देख रखे। या तो ये ताकत से पैदा होती है, या आपसी कोऑपरेशन से पैदा होती है। आपको फायदा होता है तो आप उसकी बात मानते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या था, मैनिपुलेटेशन था, या फिर मनोवैज्ञानिक और विचारधारात्मक शक्तियां थी। इनकी हमने चर्चा की। अब हम यहां से आगे से शुरू करते हैं, शक्ति को नए रूप में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भी भाई जी इंतजार कर रहे हैं ना, उनको ये बोलो कि आपको बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, क्लास चल रही है, ठीक है। घंटे भर क्लास हो जाए तब तक बैठो आप। तो अच्छा, मैं सोचा आपको कोई मिलने है, वो आपको बुला रहा है, ठीक है, सॉरी। चलो, वो चली गई ना फिर, हाँ ठीक है। आपने मेरी तरफ मुंह करके बोला था, मैंने कहा कोई मुझे बुला रहा है। चलिए ठीक है। अब हम उत्तर आधुनिकतावादी डिस्कस करेंगे, और हम अब चर्चा करेंगे शक्ति के बारे में। कौन सा दृष्टिकोण, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। पोस्ट मॉडर्न अप्रोच मिशेल फूको की। मिशेल फूको एक फ्रांसीसी विचारक था, है नहीं, प्रोफेसर था ये। और जहां कहीं भी युवाओं के आंदोलन हुआ करते थे, चाहे वो किसी भी देश में हुआ करते थे, उनको समर्थन देने के लिए पहुंच जाता था। बहुत बड़ा विद्वान आदमी था और अलग ही तरीके से सोचा करता था। और शायद ही किसी बंधन में ये बंधा होगा, ये जातीय, धार्मिक, राष्ट्र, ऐसे बंधनों को स्वीकार नहीं करता था। और अंत में फिर एक दिन इसके एड्स हुई, इसकी मौत हो गई थी। ये मिशेल फूको, जो फ्रांस का बहुत बड़ा विचारक है समकालीन समय में, पोस्ट मॉडर्न। मिशेल फूको ने बड़े अजीब तरीके से लिखा है। कई बार पढ़ते हैं तब इसकी बातें हमारे धीरे धीरे क्या आने लगती है, समझ में आने लगती है। इसकी एक पुस्तक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, इसी समझ में आ जाएगा अजीब सा विचारक कैसे है। कि एक तो होता है सिविलाइज्ड व्यक्ति और एक होता है पागल व्यक्ति, यानी एक होता है शाना और एक होता है बावड़ा। इन दोनों में फर्क क्या होता है, कि दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं होता। होता क्या है कि ये जो लोग है ना, ये एक निश्चित व्यवहार करते हैं जो पहले से सेट किया हुआ है, वो तो होता है शाना। जो लीक लीक चलता है वो क्या कहलाता है,
वो शाना होता है। और जो व्यक्ति लीक से तोड़ के व्यवहार करता है, लीक को लांच के चलता है, लीक तोड़ के चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। तो पागलपन कोई स्थिति नहीं है। पागल वो होता है जो लीक से हटकर सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं और राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ के जो काम करता है, वो गलत नहीं करता, वो अपनी सोच से काम करता है, वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम उसको क्या ठहराते हैं? गलत। क्योंकि हमारी बुद्धि में परंपराएं और रीतियां ये सब क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। एक बहुत ही रूढ़िवादी गांव की कल्पना करो, क्योंकि आजकल गांव इतने रूढ़िवादी रहे नहीं है, इसलिए अपनी दिक्कत आती है थोड़ी सी। एक भारी आज से 30-40 साल पहले आप अपने गांव की कल्पना करो। एक लड़का क्या है, वो दूसरी जाति में लड़के लड़की लव मैरिज कर लेते हैं, और वो दोनों ही क्या है? पागल है, वो दोनों ही पागल हैं। अच्छा, ईसा मसीह क्या था? पागल था। सुकरात पागल था, ठीक है। और ये जीनपाल छात्र है, ये पागल था। गांधी कह रहा था अरे यार पैसे का चक्कर है, पाकिस्तान को पैसा दे दो, क्या फर्क पड़ता थोड़ा बहुत। तो गांधी क्या था? पागल था। क्योंकि उसके उदार हृदय ना ये लोगों के समझ में नहीं आता। उन्होंने सेट है कि दुश्मन देश है, दुश्मन है, उसके अलावा और उनके दिमाग में परिभाषा बैठी हुई नहीं थी, तो उसे गोली मार दी उन लोगों ने। तो ये होती है मैडनेस, और ये होता है सिविलाइजेशन। ये इस ऐसी सी सोच है इस व्यक्ति की। फिर द बर्थ ऑफ क्लिनिक, ऐसी एक इस पुस्तक है, पनिशमेंट के ऊपर लिखी हुई है, डिसिप्लिन एंड देखो स्पेलिंग भूल गया मैं, DE देखो भूल ही गया, अब तो कोई याद नहीं आएगी, चलो छोड़ो। डिसिप्लिन एंड पनिश। ये ना इससे संकट क्यों आता है? क्योंकि रेगुलर है ना, इसका हम यूज नहीं करते। जिस भाषा का रेगुलर यूज करते हैं ना, हमेशा वही याद रहती है, वरना तो याद करनी पड़ती है। छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। कई बार तो मैं ये भी भूल जाता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की स्पेलिंग में एस कितनी बार आएगा, आगे आएगा या पीछे आएगा, क्योंकि हम बार बार छायकाचार्य रात को उठा के निकालो फट से लिख देंगे। तो ये भाषा के मोड होते हैं, जितना ज्यादा यूज करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये काम में आती है। तो अब कहीं के अब क्या प्रोफेसर तो स्पेलिंग को नहीं आवा इन्हें, तो आपके राजनीति विज्ञान की जो आएगा उसमें स्पेलिंग है नहीं पूछी जाएगी, ये ध्यान रखें आप। तो डिसिप्लिन एंड पनिश। खैर मैं ये कहता ये मेरी कोई प्रशंसा है, ये भी हो सकता है मेरी कमजोरी हो, नहीं आता नहीं आता। अब हम इसको समझना शुरू करते हैं, इसको भी समझ लेंगे। बर्थ ऑफ क्लिनिक, बर्थ ऑफ स्कूल, बर्थ ऑफ ये अपना प्रिजनर हाउस या जेल खाने, ये सारे है ना, जेल, ये कैसे पैदा होते हैं, इन सब की भी चर्चा कर लेंगे। तो ये पुस्तक इसकी याद रखना अगर, क्योंकि आगे जब पोस्ट मॉडर्निज्म एज अप्रोच करेंगे तो ये सारी पुस्तकें क्या है याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आइडियोलॉजी शुरू हो जाएगी कल से अपनी, तब ये पुस्तकें काम आएगी। अब हम मिशेल फूको ने शक्ति के बारे में जो विचार कहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। हम कहते रॉबर्ट डेल की आलोचना कर दी किसने? बैकरेक एंड बैरेट्स ने। उन बैकरेक एंड बैरेट्स की आलोचना कर दी ल्यूक्स ने। अब स्टीवन ल्यूक्स की आलोचना कौन कर रहा है? मिशेल फूको। वो कहते हैं स्टीवन ल्यूक्स ये कह के गया है कि ये जो थॉट कंट्रोल किया जाता है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या करता है? शक्ति का प्रयोग करता है, भले ही उसको पता नहीं चलता होगा। स्टालिन और लेनिन और ये सारे क्या करते हैं? मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव किसके ऊपर छोड़ते हैं? आम जनता पे, फिर उनका यूज करते हैं, लेकिन जनता को पता नहीं चलता। ऐसे उदारवादी करते हैं, ऐसे गांधीवादी करते हैं। तो होता तो एक दूसरे का है तो कंट्रोल ही। फिर जैसा लेनिन कहता है लोग वैसा ही करते हैं। फिर वो कहते हैं आज रात को क्रांति हो जानी चाहिए, आज शाम को क्रांति हो जाना चाहिए। क्रांति होती नहीं बल्कि करवाई जाती है, चलो क्रांति करो। तो इसका तात्पर्य क्यों करो? कि आपका फायदा होगा, ये होगा, अपने मार्क्सवाद लेके आएंगे, साम्यवाद लेके आएंगे, ऐसा कुछ करता है। तो ये है पावर ओवर। मैंने आपको ब्लैक सी इफेक्ट करवाया, मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डालता है, उससे अपनी मनीचित काम करवा लेता है, ठीक है। चाहे वो विचारधारात्मक को मैनिपुलेट करता होगा, लेकिन वो करता क्या है? उसके ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, पावर ओवर करता है।
तो ये कहता है, स्टीवन ल्यूक्स ने भले ही अच्छी व्याख्या की होगी थॉट कंट्रोल के रूप में, लेकिन थॉट कंट्रोल के रूप के अलावा ये जो पावर होती है ये प्रोडक्टिव और होती है। तो कौन है जो सकारात्मक भाव से देखता है शक्ति को, ये क्या होती है? प्रोडक्टिव होती है। तो कौन सी पावर? प्रोडक्टिव पावर, उत्पादक ऊर्जा। अभी उत्पादक ऊर्जा कौन सी होती है? ये वो ऊर्जा होती है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, नए नए परिवर्तन करती है। लोगों की स्वतंत्र सोच है, उनकी मिल बैठ के काम करने की शक्ति है, चाहे उनकी क्रांति करने की शक्ति होगी, कुछ भी होगी, ये प्रोडक्टिव पावर है। कैसे प्रोडक्टिव पावर है? छोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं, बाकी और व्यापक चर्चा कर लेंगे। आपने देखा होगा पहले क्या चलता था? सामंतवाद चलता था। तो फिर सामंतों के शोषण के खिलाफ फिर एक शक्ति खड़ी हुई, उदारवादी शक्ति। उस उदारवादी शक्ति ने सामंतवाद को उखाड़ फेंका और एक नए प्रकार के समाज का प्रोडक्शन, नई प्रकार के मूल्यों का, नई प्रकार की संस्कृति का, नए प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का उत्पादन कर दिया। वो कौन सी व्यवस्था आ गई? अब एक नई विचारधारा आ गई, सोचने का नया तरीका आ गया, समाज बदल गया, नई नई चीजों का प्रोडक्शन हुआ, नए मूल्य, नई संस्कृति, नए विचार। क्योंकि अब रूढ़िवाद जा रहा है और क्या आ गया है? उदारवाद आ गया। फिर तो सामंतवाद के खिलाफ जो झगड़े हुए, फिर वो आ गया आपके, क्या आ गया? उदारवाद आ गया। रूढ़िवाद के खिलाफ उदारवाद ने नई चीजों का प्रोडक्शन किया। फिर उदारवाद की वजह से समाज में अकेलापन आ गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, एलिनेशन आ गया, अलगाव आ गया। तो इस अलगाव को दूर करने के लिए फिर नए नए मूल्यों का उत्पादन, नए नए विचारों का उत्पादन लेके कौन आया? साम्यवाद आया। तो ऐसे करके वो कहता है कि ये केवल नकारात्मक ही नहीं होती, बल्कि ये पावर होती है, क्या होती है? सकारात्मक होती है। नए मूल्यों को, नए विचारों को, नई संस्कृतियों को, नई शासन व्यवस्थाओं को पैदा करती है। जब जनता के अंदर पावर आती है तो कई बार वो शासन सत्ताओं को उखाड़ फेंकती है। ऐसी प्रोडक्टिव एनर्जी थी, वो 1947 से पहले भारत में पैदा हुई। तो हमने नए प्रकार का उत्पादित होते हुए देखा एक देश, एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उत्पादन देखा हमने। तो ये कैसी एनर्जी होती है? प्रोडक्टिव एनर्जी होती है। दूसरा ये कहता है कि पावर इज एज ए नॉलेज, या कौन सी पावर? नॉलेज पावर। ज्ञान ही शक्ति है। कि वर्तमान जो समय है ना, उसमें क्या है? ज्ञान ही शक्ति है। अलग अलग टाइम आता है जब किसी भी चीज की पूजा होती है। तो कोई एक टाइम था जब वो लोग शक्तिशाली थे जिनके पास गायें हुआ करती थी। फिर वो लोग शक्तिशाली हो गए जिनके पास भूमि हुआ करती थी। फिर वो लोग हो गए जिनके पास उद्योग थे। फिर अब वो लोग शक्तिशाली हो गए हैं जिनको ज्ञान है, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, वो लोग शक्तिशाली, वो चलाते हैं अब सब लोगों को। अब ज्ञान ही शक्ति है। तो आप देखते हैं कि समाज में मुख्यतः उन लोगों की पूछ होती है जिनके पास क्या होता है? ज्ञान होता है। उनकी ज्यादा वैल्यू होती है, लोग उन्हीं की बात मानते हैं। सामंत के पास ज्ञान नहीं होता था तो वो तो आज का काल ही नहीं था। ठीक है, उसके वो पावर, वो अलग प्रकार की पावर थी। वर्तमान का जो समय है ना, उसमें किसको शक्ति माना गया है? ज्ञान को। तो वर्तमान में शक्तिशाली हो गया वो टेक्नोक्रेट टाइप के लोग हो गए जिनको तकनीक का ज्ञान है। वो लोग शक्तिशाली हो गए हैं जिन्हें सड़कें और ये बनाने का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है। जो डॉक्टर है वो शक्तिशाली हो गए हैं जिन्हें लोगों के शरीर का ज्ञान है। अध्यापक शक्तिशाली हो गए हैं जिन्हें पढ़ाने का ज्ञान है। तो कुल मिला के ज्ञान ही क्या है? शक्ति है। वर्तमान युग में ज्ञान ही शक्ति है। कभी शरीर में शक्ति हुआ करती थी, अंग्रेज थे या राजतंत्र था, उस टाइम शक्ति काय में थी? आप बताओ। उस टाइम शक्ति शरीर में थी, मस्तिष्क में नहीं थी। वो लठ की शक्ति से काम करते थे। और आज कौन सी शक्ति यूज में आती है? ज्ञान शक्ति काम में आती है। ज्ञान ही शक्ति है। फिर एक बड़ी जोरदार बात बताता है, बायो पावर।
कि शक्ति है ना किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती। ये जैसे शरीर में हमारी कैपिलरीज होती है या शरीर में हमारे संवेदी तंत्र होता है, वो बिखरा होता है पूरे शरीर में। आप कहीं से भी टच करोगे ना तो आपके क्या होगा, दर्द होगा। ऐसी शक्ति होती है। शक्ति कहीं भी एक जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि जैसे पूरे शरीर में संवेदनाएं चलती रहती है कैपिलरीज के माध्यम से, या खून जाता रहता है पतली पतली नाड़ियों के माध्यम से, वैसे ही शक्ति कहीं मस्तिष्क में या हृदय में इकट्ठी नहीं होती जैसे शरीर के अंदर, वो हर एक कोशिका तक, हर एक छोटे छोटे अंग तक फैली हुई होती है। वैसे ही शक्ति किसके पास होती है, हर एक वर्ग के पास, हर एक समूह और हर एक व्यक्ति के पास होती है। तो जैसे शरीर में कैपिलरीज होती है और पावर होती कहाँ है, हर एक छोटी कोशिका में पावर होती है, वो पावर इकट्ठी इकट्ठी होती फिर एक पावर बनती है। तो वैसे ही शक्ति है वो इकट्ठी नहीं होती, बल्कि शक्ति क्या होती है, भावी पावर होती है, और ये पूरे समाज में बिखरी हुई होती है। शक्ति सबके पास होती है। अपने ये सोचते हैं कि शक्ति सिर्फ राजा के पास होती है, नहीं होती शक्ति राजा के पास। मैं माफी चाहूंगा, उसके पास भी होती है शक्ति, प्रजा के पास भी होती है। राजा की शक्ति तभी तक है जब प्रजा कहती है। प्रजा चाहे तो उसका विरोध करके उसको हटा भी सकती है। तो शक्ति होती तो है, पर यूज करे नहीं करे उसकी मर्जी है। हम ये कहते हैं कि ना शक्ति बाप के पास होती है, माँ के पास है, नहीं होती। बाप के पास माँ को कंट्रोल करने की शक्ति होती है, माँ के पास है बच्चों को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। तो शक्तियां ना सारे एक दूसरे का प्रयोग करते हैं। आप में से कोई भी शक्तिहीन नहीं है। आप या तो ना पड़ोसी है उसको दबा लेते हो, या अपने छोटे भाई बहनों को दबा लेते हो, आपको आपके माँ बाप दबा लेते हैं, आपके माँ बाप को है आपके दादाजी दबा लेते हैं, आपके दादाजी को शासन दबा लेता है। तो शक्ति ना सबके पास होती है। बड़े भाई के पास छोटे भाई के ऊपर शक्ति होती है, छोटा भाई कहीं और शक्ति का प्रयोग कर रहा है, माँ को वो ब्लैकमेल कर रहा होगा, है ना। तो शक्तियां सब जगह होती है, शक्ति बिखरी होती है, हर एक व्यक्ति के पास शक्ति पाई जाती है, बायो पावर होती है। ये कहते हैं शक्ति बहुदिशिक होती है, बहुविध होती है। पूंजीपति है वो मजदूरों पे शक्ति का प्रयोग करता है, और मजदूर किसकी खिलाफत करते हैं, हड़ताल करके पूंजीपति की खिलाफत करते हैं। तो शक्ति बहुदिशिक होती है, सभी दिशाओं में चलती है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर भी चलती है। शासक जनता पे शक्ति का प्रयोग करता है, तो जनता विरोध करके और अपनी शक्ति को किसको दिखाती है, अंग्रेज हमारे ऊपर शक्ति का प्रयोग किया करते थे, हम उसकी खिलाफत करके हम भी अपनी शक्ति दिखाया करते थे। तो शक्ति वही नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि शक्ति कहां से भी खड़ी होती है, नीचे भी। तो बहुदिशाओं से आती है, ये बहुदिशिक होती है। शक्ति व्यक्तिगत होती है। इससे आगे बढ़ते हैं बात कि लोग क्या करते हैं, अपने ही ऊपर शक्ति का प्रयोग करते हैं। अपने ऊपर प्रयोग कैसे करते हैं कि वो ऐसा करते हैं कि वो कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उसको दबा लेते हैं खुद ही। ये होता है खुद के ऊपर शक्ति का प्रयोग। आपकी ये इच्छा है कि आप वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का क्या करें, विरोध करें, लेकिन आप अपने इन भावों को दबा लेते हैं। तो हम अपने ही विचारों में एक दूसरे के ऊपर किसका शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। तो शक्ति क्या होती है, व्यक्तिगत। कुछ लोग हैं वो अपनी शक्ति को बाहर निकाल लेते हैं, कुछ एक शक्ति के द्वारा दूसरी शक्ति को दबा भी लेते हैं। उनके मन में एक विचार पैदा होता है, जैसे उनका एक विचार पैदा होता है कि चलो उसके थप्पड़ मारेंगे आज, ठीक है, बाहर निकलते देखेंगे उसको। फिर दूसरा विचार पैदा होता है कि यार उसने सामने से थप्पड़ मारा तो, उसने मुक्का मारा तो अपने पहले विचार को दूसरे विचार से क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। तो व्यक्ति खुद के ऊपर भी किसका प्रयोग करता है, शक्ति का प्रयोग करता है। अब ये एक बड़ी अच्छी बात है, जोरदार बात बताता है कि शक्ति धीरे धीरे ना इम्पर्सनल होती जा रही है, पर्सनल नहीं बची है। पहले एक व्यक्ति के पास शक्ति हुआ करती थी, वो दिखता था, भाई ये वायसराय है इसके पास है शक्ति है, ये राजा है इसके पास है शक्ति है। तो उस समय जो शक्ति का स्वरूप था ना वो शारीरिक था।
पहले लोगों को डराया और धमकाया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, शक्ति का स्वरूप ना इम्पर्सनल कर दिया गया है, अब अव्यक्तिकरण कर दिया गया है शक्ति का। अब आपको शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, बल्कि शक्तियां किसको दे दी गई है, संस्थाओं को दे दी गई है। अब कब आपके ऊपर शक्ति का प्रयोग हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। अब चर्चा करते हैं, ये बहुत ही मजेदार चर्चा, ग्राम्शी याद आएगा अब आपको यहाँ, कि शक्ति का अव्यक्तिकरण कर दिया गया है, शक्ति संस्थाओं को दे दी गई है। जैसे जैसे राज्य अल्ट्रा मॉडर्न होता जा रहा है, पोस्ट मॉडर्न होता जा रहा है, वैसे वैसे कौन सी शक्ति का प्रयोग घटता जा रहा है, शारीरिक शक्ति का। अब पुलिस नहीं आती मारने के लिए, मिलिट्री नहीं आती, बल्कि अब कुछ नए नए और तरीके पैदा कर लिए गए हैं, जिससे आपके मस्तिष्क पे क्या कर लिया जाता है, नियंत्रण, और आप कुछ नहीं करते हैं। इसकी चर्चा करते हैं। अब यहां से ना मिशेल फूको के वास्तविक विचार खड़े होते हैं। आप एक तो याद रखना, कौन सी एनर्जी, प्रोडक्टिव एनर्जी, एक नॉलेज इज पावर, और एक कौन सी, बायो पावर। एक तो ये याद रखना, बाकी भूल जाओ। अब हम चर्चा करेंगे, शक्ति का अव्यक्तीकरण, इम्पर्सनल। अब हम चर्चा करेंगे पैनोप्टिकन। अब हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंटलिटी। गवर्नमेंटलिटी को बोलते हैं प्रशासकीयता। अब हम चर्चा करेंगे समरूपीकरण की। ऐसे शब्दों की चर्चा करते हैं। समरूपीकरण अव्यक्तीकरण एक ही है। पेनोप्टिकन, पहले तो पेनोप्टिकन क्या है, पहले ये सब चर्चा कर लेते हैं। पहले सुना है कभी आप? हाँ, वो एक जेल व्यवस्था है, याद आ गया, किसकी, होब्स वाली, सॉरी बेंथम वाली, जो एक जेल बनाता है, मॉडल जेल बनाता है, जिसमें बिना रखवाली के भी लोग डरते रहते हैं, और जो अनुशासन है उसको भंग है। पहले उसको समझते उसमें क्या होता है। पेनोप्टिकन जेल योजना का नाम था जो बेंथम लेके आया था। बेंथम कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को दिखाई देता ना डंडा लिए हुए, तो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसको देख के थोड़ा दुखी सा होता है, इससे सुख का निर्माण नहीं होता। वो कहता है यार ये ना स्वतंत्र है, और मैं जेल में क्या हूं, बंद हूं। ये सिपाही है और मैं कैदी हूं। ये शक्तिशाली है और मैं क्या हूं, कमजोर हूं। तो ये भाव उसके मन में पैदा होते हैं। दूसरे ये भाव होते हैं कि मैं कमजोर हूं और ये शक्तिशाली है, तो फिर उसके अंदर इच्छा भी पैदा हो सकती है कि मैं भी क्या प्राप्त करूं, शक्ति प्राप्त करूं। तो उसकी कई बार इच्छा होती है कि मैं इस बार वाले को बाहर निकलूं तो मैं इसको पीट दूंगा, सिपाही को, उसके कैदी की ये इच्छा होती है। तो वो कहता है कि एक ऐसा काम किया जाए कि एक बीच में मीनार खड़ी कर दी जाए। अब आप एक गोल जेल बना दो। अब आप राउंड लगाना बंद कर दो, किसका, उसके आगे से, जो आप कैदी की जो कोठरी है उनके आगे से राउंड मत लगाओ, खटखट मत करो। आप एक मीनार खड़ी कर दो और उसके ऊपर एक आदमी को खड़ा कर दो। अब वो कैदी है, उनको बता दो कि देखो अब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहां आगे तुम्हारी कोठरी से कोई निकलेगा नहीं, बूंट बजाता हुआ और डंडा लिए हुए। अब तुम सबकी देखो रखवाली कहां से हो रही है, वहां से हो रही है, ऊपर मीनार से, ठीक है। तो ये 24 घंटे वहां रुखाली होगी कि तुम्हारी, वो उसने दुर्बान लगा रखी है और वो तुम्हें 24 घंटे देखता रहता है। अब एक तो संख्या कम हो गई आपकी, पहले कितने लोग राउंड लगाते थे, अब कितना आदमी रुखाली रखता है, 8 घंटे बाद एक आता है, दूसरा उतर जाता है। फिर आप शुरू में रखवाली रखो, 2-4 एक लोग गड़बड़ करेंगे, उनको उठाओ, ऊपर से देख रहे थे तुम्हें, कर क्या रहे थे तुम, आ जाओ। तो वो रात को गड़बड़ करते, दिन में गड़बड़ करते हैं, तो एक ही आदमी ऊपर से रखवाली रख रहा है। तो उनको पता चल जाता है कि हमारी 24 घंटे क्या रखी जा रही है, रखवाली रखी जा रही है। तो एक दिन वहां से आदमी को हटा दो, उनको बताओ मत हमने आदमी हटा दिया क्या, अब वो अपने आप ही क्या होते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं। उनको
डिसिप्लिन में लाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग में खूब बैठ गया है कि 24 घंटे हमारी क्या रखी जा रही है, वहां से रखवाली रखी जा रही है। तो ये है जेल सुधार की एक योजना थी कि जेल का मॉडल बदलोगे तो लोगों की आवश्यकताएं कम हो जाएगी और कैदी नियंत्रित भी कैसे हो जाएंगे, अच्छे तरह से हो जाएंगे। अब वर्तमान में सरकारें क्या करती है, ऐसा ही काम करती है। वो क्या करती है, उनके नागरिक ना विद्रोह नहीं करें, उनके मन में नए नए आइडियाज नहीं आए, तो वो क्या करती है, कौन सी प्लान लेके आती है, पेनोप्टिकन। मैंने कहा शक्ति का वो क्या कर दी जाती है, अव्यक्तिकरण कर दिया जाता है। वो सबसे पहले स्कूल में बच्चों को बुलाते हैं और उनसे एक निर्धारित व्यवहार करवाते हैं कि तुम्हें आते ही गुरुजी के क्या छूने हैं, पैर छूने, तुम्हें गुरुजी को देखते ही खड़े हो जाना है, क्योंकि गुरुजी तुमसे क्या है, बड़े हैं। फिर एक दिन नेताजी आते हैं तो सारे लोग, नेताजी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नेताजी को देखते हुए धूप में खड़े रहते हैं, चाहे चक्कर आ जाए, बच्चे कुछ बोलते, चाहे पानी मिले चाहे नहीं मिले। शिक्षक उनको कहते हैं कि ये हमारे देश के क्या है, नेता है, ये राज्य का संचालन करते हैं, ठीक है। फिर कभी वहां किसी अफसर को बुलाया जाता है, उससे मिलाया जाता है कि ये यहाँ का कलेक्टर है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। गुरुजी उसकी प्रशंसा का बखान करते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों के मन में किसकी वो छवि बैठ गई है कि कलेक्टर होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो अब उन बच्चों के मन में निश्चित रीति रिवाज घुसा दिए गए। एक बच्चा एक दिन है ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, एक दिन कलेक्टर आता है और वो बच्चा खड़ा नहीं होता, तो गुरुजी उसकी क्या करते हैं, पिटाई करते हैं। बाकी बच्चे भी देखते हैं, तो अगली बार कलेक्टर आएगा तो वो बच्चा भाग के क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इन फ्यूचर कलेक्टर कोई आदेश जारी करेगा ना, जब वो बच्चा बड़ा हो गया है, वो पूर्ण पुरुष बन गया है, अपना काम करता है, व्यापारी है वो जैसे ही कलेक्टर जाएगा, कलेक्टर कोई आदेश देगा, वो बच्चा फट से उसकी बात है मान लेगा, क्योंकि बचपन से ही उसके मन में क्या कौन से नियम बिठाए गए थे कि कलेक्टर बहुत बड़ा होता है, हमें इसकी बातें माननी चाहिए। तो ये जो स्कूल होते हैं, ये जो पागल खाने होते हैं, ये जो जेल होती है, ये सब क्या है, पेनोप्टिकन योजना के कुछ भाग हैं। आप जैसे ही कुछ अलग करते हैं स्कूल में, स्कूल का एक निश्चित नियम है कि गुरुजी जो कह दिया उसको आप आंख मूंद के क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, क्योंकि गुरुजी को ज्ञान ज्यादा है। जैसे आप गुरुजी के ज्ञान का विरोध करते हैं, गुरुजी क्या लेके उतरते हैं, डंडा लेके उतरते हैं। जब पागल है ये, इसको क्या पता है, पता तो किसी है, मुझे है। तो जो बच्चा ना बहुत कुछ जानता है, उसमें इतनी सारी क्यूरियोसिटी होती है, इतना उसमें आग होती है, गुरुजी डंडा मार मार के उसको पढ़ा पढ़ा के सिखा सिखा के उसकी सारी प्रतिभा और मौलिकता को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब एक बच्चा किसी एक दिशा में बहुत ही आगे बढ़ना चाहता है, उसे जबरदस्ती कहता है कि तेरे को विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, तेरे को मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, तेरे को इंग्लिश नहीं आती फिर भी पढ़नी पड़ेगी। तो उन बच्चों की मानसिकता को दमित कर दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा, और उनकी जो स्वतंत्र और व्यापक सोच होती है उनको क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं। आप देखो विद्रोही बच्चे कौन से होते हैं, ये जो बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, गडरियों के बच्चे, इनको देखें, ये क्या होते हैं, बहुत ही पंगे गारे होते हैं। क्यों? आप कहते हैं यार एक गधा है, इनसे दूर रहो, और इसका बच्चा उसका बच्चा है। ये बच्चा देखो कितना समझदार है, आया है और चुपचाप बैठ गया है, बैठ नहीं गया, उसको भेड़ बना दिया गया है, उसकी स्वतंत्र सोच को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वो निश्चित डर्रे से चलता है, जो डर्रा हमने डिसाइड किया था ना उसके ऊपर चलता है। कई बच्चे देखे होंगे वो आके चुपचाप कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, या जहां भी ये पैर छुएंगे आराम से बैठ जाएंगे, बहुत अच्छा बच्चा है, हम उसकी थाबाशी देते हैं। तो दूसरा बच्चा देख के भी कैसा व्यवहार करता है, वैसा ही दूसरा आके तो औरता क्या हाल है कि खाने पीने ले आए के, और कभी कुर्सी पे लटकता है, कभी पंखे पे लटकता है, कभी पंखा बंद करता है। तो माँ बाप भी कहते हैं बड़ा गंदा बच्चा है, हम भी कहते हैं बहुत ही गंदा बच्चा है। ये बच्चा अच्छा है, तो रोल मॉडल कौन सा बच्चा है, जो चुपचाप बैठा है। तो वो रोल मॉडल डिसाइड किसने किया है, हमने किया है। तो दूसरे बच्चों को वैसा ही बनाना चाहते हैं। तो हम कुल मिला के ये हमारे जो स्कूल्स होते हैं, पागल खाने होते हैं, जेल होते हैं, ये क्या होते हैं, पेनोप्टिकन होते हैं। ये इस भाव को कि आप बिना डंडा मारे ही लोगों को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लोग बोलते ही नहीं है, आप कुछ भी कर दो, निर्णय होते रहते हैं विधायिकाओं के द्वारा, कार्यपालिकाओं के द्वारा, धर्मों के द्वारा, जातियों के द्वारा, और हम उनको चुपचाप सहन करते रहते हैं। भले ही हमारा शोषण हो, भले ही हमारी भावों के खिलाफ हो,
हम बोलते नहीं, हमारे अंदर भाव ही पैदा नहीं होते कि ये काम क्या हो गया है, गलत हो गया है। अब चलो एक छोटी सी इसके मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं। ये जालोर में एक प्रकरण हुआ था, वो घड़े से पानी पीने वाला, ठीक है। तो अब कई लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ये चलता तो है लेकिन इतना पिटाई नहीं की। तो पिटाई तो की थी, मुद्दा था घड़े का, चलो नहीं था, पिटाई क्यों की थी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे मन में हमें ये शुरुआत से सिखाया गया है कि इस जातियां स्वाभाविक रूप से बनी हुई है, और जो और हैं जो घड़े के हाथ लगाते हैं वो पिटाई खाने के स्वाभाविक हकदार है। ये हमें शुरुआत से ही स्कूलों से क्या किया जाता है, सिखाया जाता है ये। तो इसको हम कौन सा भाव बोलते हैं, गवर्नमेंटलिटी बोलते हैं, उसको प्रशासकीयता का भाव बोलते हैं। ये होती है शक्ति। तो हम कभी भी है ना, वो न तो कलेक्टर की बातों का विरोध करते हैं, न तहसीलदार की बातों का विरोध करते हैं, न नेता की बातों का विरोध करते हैं, न शिक्षक की बातों का विरोध करते हैं, न धर्म के ठेकेदार की बातों का विरोध करते हैं, बल्कि हम हर चीज को सहते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कौन सी प्लान के तहत बड़े हुए, पैनोप्टिकन प्लान के तहत बड़े। अब देखते हैं कि बिना डंडा मारे हमारे व्यवहार को क्या कर दिया गया है, नियंत्रित कर दिया गया है। कोई डंडा नहीं मारता, फिर भी हमारा व्यवहार क्या है, नियंत्रित है। चलते हैं, अब आप ऐसे करो, चलो इसके ऊपर, इससे चलो रोड के ऊपर, और जैसे ही आप एक वर्दी पहने हुए आदमी को देखते हो जो चौराहे पे खड़ा है, आपने बेल्ट लगा रखा है, आपने हेलमेट लगा रखा है, आपकी गाड़ी के सारे कागज है, उसके बावजूद एक बार आप डरोगे, 100% डरोगे। किससे? उस आदमी को देख। तो वो आदमी किस लिए खड़े किए जाते हैं? वो आपको मारता नहीं है, उसने कभी भी आपकी पर्ची नहीं काटी है, शायद ही कभी आपको ट्रैफिक में रोका होगा, फिर भी उन लोगों का क्या बैठा हुआ है मन में, तो ये भय बिठाने के लिए होते हैं। अब इतना सा लिखा आता है कि आप कैमरे की नजर में, कैमरा होता नहीं है कई बार, वहां एक पर्ची छिपा दी जाती है कि आप कैमरे की नजर में। बिना डंडा मारे आप अपने व्यवहार को क्या कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। तो अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, चीजों को चेक कर करके देखते हैं, नई नई चीजों को, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो ये कैमरे है ना, ये सबसे खतरनाक है। पहले तो स्कूल वाले ही हमें कोई नया इनोवेशन नहीं करने देते, वही हमें डंडे मार मार के क्या करते हैं, एक निश्चित बने बनाए पथ पे चलने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। और ऊपर से एक टेक्निक और आ गई है, तो आप कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं तो आप पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, आपने कोई मैसेज किया, आपने कोई नई बात लिखी, आपने सरकार का विरोध किया, ठीक है, आपने हाय हाय की, तो क्या होता है, कैमरे लगे हुए थे, कौन हाय हाय कर रहा था, उसने कौन कौन से मैसेज किए हैं, पकड़ो उसको। अगली बार भर्ती होगी तब देखेंगे। अच्छा, आपको देखो, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कम नहीं है, ये आपके कौन से होते हैं, ये वामपंथी, ये भी क्या करते हैं, जेएनयू में जब भर्ती होती थी ना, तो उसकी फेसबुक और वो सारी देखते थे। ठीक है, उनके पास सारे होते हैं डाटा कि आपकी फेसबुक वो लिखवाते थे पहले पूरे की, उसमें देखते थे कि इसने किसको तो लाइक किया है, उसके ऊपर इसने कमेंट है क्या किया है। आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम उसका सारा बायोडाटा निकाल लेते थे वो। ऐसे आज दक्षिणपंथी करने लगे, पहले ये काम कौन किया करते थे, वामपंथी। तो इसका पता चले ना किस आइडियोलॉजी का ये। तो अब आप क्या करते हैं, डरने लगते हैं कि मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भी लिखना नहीं है, वरना सरकारों को क्या पता चल जाएगा, उससे मेरा या तो ट्रांसफर हो जाएगा, या मेरे डिमोशन हो जाएगा, या मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, या मुझे दंडित किया जाएगा। एक ये बाल ठाकरे मर गया, बाल ठाकरे मर गया तो बंद हो गया बॉम्बे, वो भी बंद हो गया। एक लड़की ने लिखा गया आज ना, ये अच्छा सा काम भी हुआ। तो बाल ठाकरे मर गया तो बॉम्बे को बंद करने की क्या जरूरत थी भाई, सारे कोई बाल ठाकरे भगत थोड़ी है। मैं तो ऑफिस जा रही थी तो मेरे को कोई साधन है नहीं मिला, मेरे ऑफिस में मेरे लोगों ने क्या लगा दी, मेरे CLPL लगा दी। तो दूसरी लड़की ने उसको क्या कर दिया, लाइक कर दिया। यार तो सही कह रही है, ऐसी गड़बड़ तो हुई थी। थोड़ी देर बाद दोनों के घर पे पुलिस पहुंच गई और कहां डाल दिया दोनों को, जेल में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन सी धाराएं बना रखी है तुम लोगों ने, या आप किसी का विरोध ही नहीं कर सकते। अब वो लड़कियां हिम्मत करेगी क्या, उसको देख देखे लाखों लोगों ने ये सीखा कि हमें सरकार का विरोध नहीं करना है। तो ये सरकार का विरोध नहीं करना, ये हमें स्कूल से सिखाया जाता है। और आगे होते हैं, बड़े होते हैं और समाज के रीति रिवाजों को इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें कहां पहुंचा दिया जाता है, पागल खाने पहुंचा दिया जाता है। और ज्यादा तोड़ते तो हम कहां पहुंच जाते हैं, जेल में पहुंच जाते हैं। तो ये सारे क्या है, ये पैनोप्टिकन है। तो अब सरकार बिना देखे ही
क्या करती है, अपनी शक्ति का प्रयोग कर, डंडा बिना मारे, बिना शारीरिक शक्ति का ही हमारे ऊपर शक्ति का प्रयोग कर देती है और हमें पता ही नहीं चलता। इसको प्रशासकिता बोलता है। इसको कौन सा बोलता है? वो पेनोप्टिकन बोलता है कि बहुत ही खतरनाक योजना होती है जो बेंथम जो लेके आया था। ये क्या चाहता है कि ये समरूपीकरण करने की प्रयास है। सरकार ये चाहती है कि सारे लोग कैसे हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। तो अब बताओ मास्टर जी क्या कहते हैं? सारे बच्चे अलग अलग तैयार होने चाहिए, सारे बच्चे एक जैसे तैयार होने चाहिए। एक जैसे बच्चों को तैयार करने की वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते कि जिसमें जो प्रतिभा उसको वैसा तैयार किया जाए या बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए तुम अपने हिसाब से। तो ये समरूपीकरण की कोशिश करती है सरकारें। एक निश्चित सांचा है कि अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए। तो अच्छा नागरिक वो है जो कभी भी सरकार की खिलाफत नहीं करता, वो है जो सरकार के हर गलत और सही फैसले का समर्थन करता है। ठीक है, वो है जो हमेशा ही इस सरकार की निरंकुशता को सहता रहता है। तो सारे लोग ऐसे ही हो जाए। तो वर्तमान सरकारों के प्रयास ये है। इसके लिए वो डंडा नहीं मारती कभी भी, बल्कि किसका प्रयोग करती है? कौन सी योजना का? पेनोप्टिकन योजना। स्कूल से ही लोगों को डिसिप्लिन में रखना शुरू कर देते हैं, तब ये मैदा पैदा होता है। अभी उसकी पुस्तक की थी ना, डिसिप्लिन एंड पनिश। तो खतरनाक क्या होता है, पनिश या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन खतरनाक होता है पनिश की बजाय। पनिश शारीरिक होता है, डंडा शारीरिक होता है, एक बार पड़ेगा ठीक हो जाएंगे। अगर दिमाग में डिसिप्लिन घुस गया तो कभी निकलता ही नहीं है। तो कौन सा डिसिप्लिन जो कहाँ दावा बोलता है? मस्तिष्क के ऊपर दावा बोलता है। तो कौन सी शासन सत्ताएं खतरनाक है, आधुनिक या प्राचीन? प्राचीन नहीं थी, आधुनिक ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने कहां कब्जा कर लिया? हमारे मस्तिष्क के ऊपर कब्जा कर लिया है। हम सब बेडे हो गई है, एक जैसा सोचते हैं, एक ही जैसा करते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस को उन्हें रोक लिया है। अब हमारी क्रिएटिविटी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। इसी को लेके हेबरमास रो रहा है, इसी को लेके जीन पॉल सार्त्रे रो रहा है, इसी को लेके कौन रो रहा है? मिशेल फूको रहा है कि हो ही नहीं रहा, कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे। हम सबको धकेल दिया गया है, ये खा लो, ये पी लो। तो हम जीवन को कहाँ खोज रहे हैं? जैसे नव मार्क्सवादी कह रहे हैं कि हम उनको भोगों के अंदर खोज रहे हैं, उसको हम पिज्जा में खोज रहे हैं, बर्गर में खोज रहे हैं, पेप्सी में खोज रहे हैं। हम सब वो बेटे हैं जो भाग भाग के क्या बनना चाहती है? वो मैकडोल बनना चाहती है। और अलग रूपों में कौन समझा रहा है उसको? मिशेल फूको। तो मिशेल फूको पे क्या पूछा जा सकता? प्रोडक्टिव पावर है, पावर ओवर नहीं होती, पावर टू भी होती है। नॉलेज इज पावर, बायो पावर की शक्ति हर जगह बिखरी हुई होती है। फिर उसके हमने किया कि शक्ति के द्वारा क्या कोशिश की जाती है? समरूपीकरण की, शाणे बच्चे तैयार करने की, शाणे नागरिक तैयार करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गवर्नमेंटलिटी का। इस कौन सी प्लान? पेनोप्टिकन प्लान। बिना देखे ही आपकी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया जाता है। ये है सरकार की प्लान। तो हमने उत्तराधुनिक दृष्टिकोण किया किसका? मिशेल फूको का। बायो पावर, इस 4-5 शब्द अलग से लिख लेना, इतना ही है इसमें। अब हम करेंगे कौन सा दृष्टिकोण? समाजशास्त्रीय कर लेते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण दो व्यक्तियों का है। एक है, हम नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों का होगा, हम तो नहीं पता। एक है मैक्स वेबर और दूसरा है पार्सन्स। पार्सन्स भी बहुत बड़ा समाजशास्त्री था। ये जो ईस्टर्न और आमंड है, ये सब किससे प्रभावित है? इस पार्सन्स से प्रभावित है। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, कौन सा? सोशल एंड, ऐसे मस्त सी पुस्तक लिखी हुई नहीं है, चलो बाद में याद आ जाएगी। सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन करके इसने एक पुस्तक लिख रखी है जिसमें नौकरशाही का वर्णन है। मैक्स वेबर के सत्ता को समझाता है, और सत्ता को समझाता हुआ ही हम इसकी शक्ति का वर्णन कर लेते हैं। ये कहता है ये शक्ति है ना, ये किस रूप में होती है? डोमिनेशन के रूप में होती है। शक्ति डोमिनेशन के रूप में होती है। इसका तात्पर्य है कि मैक्स वेबर की जो व्याख्याएं है वो पावर टू है या पावर ओवर है? पावर ओवर है। अब ये प्रभुता आती कैसे है? मुद्दा ये है, शक्ति का यूज किस प्रकार से और क्यों होता है, कैसे हम दब जाते हैं शक्ति से? तो कहता है कि पावर ओवर इसलिए होती है कि ये 3 प्रकार की बताता है ये पावर को। हालांकि सत्ता है लेकिन हम इसको शक्ति के तहत कर लेते हैं एक बार। एक होती है
परंपरागत शक्ति या सत्ता, कुछ भी कह लो इसको। दूसरी होती है करिश्माई शक्ति या सत्ता, और तीसरी होती है तार्किक सत्ता या तार्किक कानूनी सत्ता, लीगल रैशनल, कानूनी तार्किक या रैशनल लीगल अथॉरिटी या सत्ता या शक्ति, जो भी आप कहें। अब है डोमिनेशन, पावर ओवर है परंपरागत सत्ता। ये सत्ता होती है परंपराओं में, रीति रिवाजों में। इस समाज में ना 3 प्रकार की लोग क्यों बात मानते हैं किसी की। शक्ति है किसी भी व्यक्ति के कार्यों को और उसके व्यवहार को प्रभावित करना और उसे मनचाहा काम करवाना, ये शक्ति है। दूसरे व्यक्तियों को मस्तिष्क को नियंत्रित कर लेना और उनसे वो काम करवाना जो आप करवाना चाहते हो, इसका मतलब आपके पास शक्ति है। तो शक्ति का एक स्वरूप होता है कि हम क्यों मानते हैं दूसरों की बात, क्यों हम दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, क्यों दूसरे हमारे मस्तिष्क पे नियंत्रण करके और हमसे वो करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं और हम चाहते नहीं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कौन सी सत्ता होती है? एक परंपरागत सत्ता। इसमें ये जो वर्णतंत्र की सत्ता होती है, ये जो राजतंत्र की सत्ता होती है, ये जो पितृतंत्र की सत्ता होती है, पैट्रियार्की है, वर्णतंत्र है, मोनार्की, राजतंत्र है, इनके पास कौन सी सत्ता होती है? ये क्यों हम इनकी बात मानते हैं, क्यों ये अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? ये परंपराएं और ट्रेडिशन है जो हमें मजबूर कर देते हैं इनकी बात मानने के लिए। परंपराओं की वजह से मानते हैं, रूढ़ियों की वजह से मानते हैं। ये शुरुआत से ऐसा चला रहा है तो हम ये भी सोचते हैं कि ऐसा ही चलेगा, इसलिए हम इनकी बात मानते रहते हैं। तो हम क्यों तो बूढ़ों की बात मानते हैं, क्यों राजा की बात मानते हैं, क्यों हम पिता की बात मानते हैं, क्यों पुरुषों की बात मानी जाती है? क्योंकि ऐसी परंपराएं रूढ़ियां होती है समाज में। दूसरा होता है हम क्यों मानते हैं किसी की बात, क्यों नियंत्रण स्वीकार करते हैं दूसरों का? क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है? एक करिश्मा होता है। हम गांधी की बात क्यों मानते हैं, चर्चिल की बात क्यों मानते थे, अमेरिकन ने अब्राहम लिंकन की बात क्यों मानी, जर्मन ने हिटलर की बात क्यों मानी? क्योंकि उनमें क्या होता है? एक करिश्मा होता है। क्यों कुछ लोग डंडे खाने के लिए चंडीगढ़ चले जाते हैं जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, राम रहीम को? बताओ, करिश्मा है उसका। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि जब ये तारीख पे आता है आसाराम, तो उस वहां ना जब उसके ना हजारों शिष्य क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? करिश्मा है। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी होता है, लोग ये मानते हैं कि देवता है, ये ईश्वर तुल्य है। तो इनके करिश्मे की वजह से लोग इनकी बात मानते हैं। तीसरी कौन सी सत्ता होती है? तार्किक कानूनी सत्ता। हम तर्क करते हैं और हम ये करते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये हमारे फायदे के लिए बना हुआ है। तो जो कानून है वो हमारे फायदे के लिए बने हैं, जो सत्ताएं खड़ी की गई वो हमारे फायदे के लिए की है। तो हम तर्क से क्या सोचते हैं कि अगर इसको हटा दिया ना तो नुकसान हो जाएगा, इसकी बात नहीं मानी तो हमारा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो आप उसकी बात मानते हैं तर्कपूर्वक। आप ये तर्क करते हैं कि हमारे लिए तो बना हुआ है। आप क्यों मानते हैं एक पुलिस वाले की बात? आप पता है बात नहीं मानी तो मैं नहीं मानूंगा, दूसरा भी नहीं मानेगा, तीसरा भी नहीं मानेगा, तो इसकी सत्ता चली गई तो हम सब एक दूसरे को मारेंगे। इसलिए आप किसकी बात मान लेते हैं? पुलिस वाले की। इसलिए आप पटवारी की बात मानते हैं, इसलिए आप तहसीलदार की बात मानते हैं, इसलिए आप प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। तो ये जो नौकरशाही के पास जो सत्ता होती है, ये कौन सी सत्ता होती है? तार्किक कानूनी। इसमें सत्ता न तो परंपराओं की वजह से मिलती है, न सत्ता करिश्मे की वजह से मिलती है, बल्कि सत्ता किस वजह से मिलती है? पद की वजह से मिलती है। कुर्सी के अंदर सत्ता होती है। यहां सत्ता होती है रूढ़ियों के अंदर, परंपराओं में। यहां सत्ता होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में। और यहां सत्ता किस में पाई जाती है? कुर्सी। आप ये जाती है कुर्सी मेरे लिए फायदेमंद है, ये रहेगी तो समाज में शांति रहेगी, काम सारे ठीक होंगे, ये जो कुछ करेगा किसके कल्याण के लिए करेगा? जन कल्याण के लिए करेगा। इसलिए आप उस पद की बात है मानते रहते, उस कुर्सी की बात मानते रहते। तो नौकरशाही के पास जो सत्ता होती है, आप क्यों मानते हैं? कलेक्टर की बात, एसडीएम की बात, एक पुलिस वाले की बात, एसपी की बात, एक सचिव की बात, ठीक है, क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? पद होता है। और हम ये सोचते हैं ये पद है, ये हमारी भलाई के लिए बनाया गया है, इसलिए हमें इसकी बात माननी चाहिए। तो ये आप तर्कपूर्वक ये
आप मान लेते हैं कि हमारे लिए कानून बनाए गए थे, उन कानूनों के तहत इनका पद गठन किया गया है और ये हमारे फायदे के लिए बनाए गए। तो मैक्स वेबर ने सत्ता को बताते हुए और शक्ति के कितने प्रकार बताए हैं? 3, परंपरागत, करिश्माई और तार्किक। ये तो आपके नाम पब्लिक एड में भी चलता है और थोड़ी देर बाद 3 बार चर्चा आ जाएगी इसकी। पार्सन्स बोलता है कि अर्थशास्त्र में जो काम पैसे करता है, समाज में वही काम शक्ति करती है। वहां पैसे का लेन देन होता है और यहां किसका लेन देन होता है? शक्ति का। तो बाजार पैसे के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है और समाज शक्ति के माध्यम से, यहां शक्ति का लेन देन चलता रहता है। हम अपने प्रतिनिधियों को क्या सौंपते हैं बताओ? कि ये मेरी शक्ति है निर्णय करने की, ये तू ले जा। तो हम वोट दे के अपने प्रतिनिधियों को अपनी शक्ति सौंप देते हैं। ऐसे ही बाजार में होता है, हम पैसा देते हैं और चीजों को लेते हैं। तो पार्सन्स बोलता है कि समाज में शक्ति और बाजार में पैसा। ये बोलता है 2 प्रकार की होती है शक्ति, एक होती है मददकारी और दूसरी होती है व्यवस्थाकारी, सिस्टमेटिक। मददकारी शक्ति का तात्पर्य है कि इस शक्ति के तहत प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। ऐसी शक्ति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास कर सके, यह मददकारी शक्ति होती है। दूसरी होती है व्यवस्थाकारी शक्ति। इसका तात्पर्य है शक्ति किसी एक के पास नहीं होती, बल्कि शक्ति किसके पास होती है? पूरी समाज के पास होती है, पूरी व्यवस्था के पास होती है, कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होती। व्यवस्था के जितने भी अंग होते हैं उन सब के पास शक्तियां होती है। आप कोई सी व्यवस्था ले, तो सामाजिक व्यवस्था ले लो आप, उसमें पितृसत्तात्मकता उसके पास है, औरतें उनके पास शक्तियां हैं, धर्म है उनके पास शक्तियां हैं, जाति है उनके पास शक्तियां हैं, बाजार है उसके पास शक्ति है। तो शक्ति क्या होती है? एक व्यवस्था के अंदर, यानी पूरे समाज में कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि सब जगह बंटी हुई होती है। कैसे? बाजार के पास आर्थिक शक्ति होती है, धर्म के पास धार्मिक शक्ति होती है, यानी पूरी व्यवस्था कार्य करता है, सिस्टमेटिक होती है, पूरे सिस्टम में शक्ति बिखरी होती है। ऐसी बातें बाद में फूको करता है। ये राजनीतिज्ञों के पास भी, राजनीति में भी शक्ति होती है। ये जो शिक्षा प्रणाली होती है, इसमें ज्ञान शक्ति होती है। तो शक्ति क्या होती है? ऐसे समाज में पूरी बंटी हुई होती है, किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती। तो पार्सन्स ने शक्ति के कितने रूप बताए? 2। एक मददकारी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास करता है, जिसके माध्यम से वो मददकारी शक्ति है। और व्यवस्थाकारी शक्ति वो है कि शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि बहुत सारी संस्थाओं के पास, पूरे सिस्टम के जितने भी अंग होते हैं उन सबके पास शक्ति होती है। अब आप ये बताओ, साइकिल में शक्ति कहाँ होती है? कई कहते हैं पेडल में होती है, कई कहते हैं ब्रेक में शक्ति होती है, कई कहते हैं कि चेन में शक्ति होती है, कई कहते हैं टायर में शक्ति होती है। अब तो साइकिल में शक्ति कहां होती है? सब जगह ही होती है शक्ति। अगर एक छोटी सी चेन की कड़ी है, उसमें भी क्या पाई जाती है? शक्ति। आप ऐसे करो, चेन की कड़ी तोड़ दो, अब साइकिल चलेगी नहीं, क्योंकि उसमें भी एक शक्ति थी। आप ऐसे करो, हवा निकाल दो, तो भी साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि उस हवा में भी क्या थी? शक्ति। तो शक्ति ये नहीं कि ये जो केंद्रित नहीं होती। ऐसी बातें कौन कह के गया? बातें बायो पावर के रूप में। ओ इसने उसको व्यवस्था के रूप में समझा दिया। पार्सन्स पहले चर्चा कर गया, उसने थोड़ी और व्यापक रूप में चर्चा फूको कर गया है। तो पार्सन्स ने 2 प्रकार की शक्ति बताई है। हमने मैक्स वेबर की चर्चा की और पार्सन्स की। इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन बिखरा बिखरा सा जरूर आता है, इसके ऊपर, मैक्स वेबर के ऊपर, परंपरागत, करिश्माई और, ये तो आप रट्टी पड़ी। थोड़ी देर में 2 बार और वर्णन आएगा, इसका और चर्चा कर लेंगे। अब एक हम मनोवैज्ञानिक आयाम करते हैं। शक्ति का मनोवैज्ञानिक आयाम। समाज शास्त्र, कि समाज में ना शक्ति कैसे उपयोग होती है, कौन उपयोग करता है, क्या है। ये है कि शक्ति का संबंध ना मस्तिष्क से होता है। मार्गन था जो चर्चा करता है ना, अकेले व्यक्ति के मस्तिष्क और कार्यों पे नियंत्रण क्या है? शक्ति है। तो शक्ति मनोवैज्ञानिक होती है, ये मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। इसकी चर्चा 2 लोग करते हैं।
एक हम चर्चा करते हैं ग्राहम वालास की, और एक हम चर्चा करते हैं लोसवेल की। चलिए, ग्राहम वालास, इसकी एक पुस्तक हम तो करते हैं ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, एक है इसकी ग्रेट सोसाइटी। तो लोस्की कहता है ये पहला व्यक्ति था जिसने राजनीति विज्ञान में शक्ति और इन चीजों का मनोवैज्ञानिक रूप से वर्णन किया था। यानी मानसिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि शक्ति का जो स्वरूप होता है वो सामाजिक नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, मानसिक होता है, दिमाग में होती है ये जो सारी चीजें होती है। अब आ गया है लोसवेल। ऐसी ही बातें कौन करता है, लोसवेल करता है। तो लोसवेल की एक पुस्तक है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही कैटलिन के साथ इसकी एक है सोसाइटी, पावर एंड सोसाइटी। तो द ग्रेट सोसाइटी तो किसकी है, ग्राहम वालास की। और पावर एंड सोसाइटी लोसवेल की और कैटलिन की। पावर एंड सोसाइटी, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड रिवोल्यूशनरी इलीट्स, ये भी एक पुस्तक करते हैं इसकी। एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बताओ, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये कई बार पूछते हैं। ये है लासवेल की बुक्स। एक लासवेल की अपन ने वो छोटी सी परिभाषा देखी कि ये कैसा मूल्य है, सम्मान मूल्य है। ये ऐसी एक सामान्य बंधुत्व वाली प्रोसेस है जिसके माध्यम से शक्ति के कितने आयाम होते हैं, 3 होते हैं। शक्ति का शेपिंग देना, पावर शेपिंग, पावर शेयरिंग और पावर यूज। तो ये शक्ति के लोसवेल 3 आयाम बताता है, पावर शेपिंग, पावर शेयरिंग, पहले शक्ति को आकार देना, उसको इकट्ठा करना, फिर उसको क्या करना, बांटना, और फिर है पावर यूज, पावर को यूज करना। ये 3 आयाम है शक्ति से जुड़े हुए। और शक्ति को ये डिफरेंस वैल्यू बोलता है, कैसा मूल्य बोलता है, सम्मान मूल्य। ये एक दूसरे के सहयोग से और इनसे पैदा होता है, ये सम्मान मूल्य है। तो ये हमने 2 विचार किए, हमने ग्राहम वालास की चर्चा की और लोसवेल की चर्चा की। पावर शेयरिंग, पावर शेपिंग, पावर शेयरिंग और पावर यूज। पहले शक्ति को स्वरूप देना, शक्ति को इकट्ठा करना कि वो शक्ति किस प्रकार की होगी। आप आर्थिक शक्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, राजनीतिक शक्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, शारीरिक शक्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, तो पहले क्या किया जाता है, शक्ति को शेप दिया जाता है पहले कि किस प्रकार की शक्ति चाहिए। फिर उसका क्या किया जाता है कि वो बंटवारा किया जाता है, सरकार ने किस प्रकार की शक्ति इकट्ठी की है। अब जब देश आज़ाद हो गया तो सरकार ने पहले तो क्या करा, संविधान बनाया, शक्तियां इकट्ठी की अंग्रेजों से लेके पहले खुद ने, फिर वो बांट दी किसके बीच, अपने नागरिकों के बीच, और फिर नागरिक क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। तो पावर शेपिंग, पावर शेयरिंग एंड पावर यूज। शक्ति एक डिफरेंस वैल्यू है, कौन बोला डिफरेंस वैल्यू, कौन बोला, लोसवेल। ये सारा शब्द है लोसवेल के क्या। अब हमने चर्चा कर ली शक्ति का शास्त्रीय आयाम, ये सारा किया था शुरुआत में, थ्यूसिडाइस, मैकियावली, होब्स, कौटिल्य, ये सारे। शक्ति इसमें शारीरिक शक्ति के रूप में होती है, राज्य शक्ति के रूप में, ताकत के रूप में होती है। दूसरा हमने अभिकरण कि ये इलिट्स के पास होती है, फिर उसका विरोध किया, इलिट्स के पास नहीं होती। फिर शक्ति के चेहरे देखे हमने, भांति भांति के। शक्ति का एक चेहरा, शक्ति के 2 फेसेज ऑफ पावर, 3 फेसेज ऑफ पावर। फिर हमने इस उत्तराधुनिक में किसको किया, पैनोप्टिकन के रूप में, प्रशासकीयता के रूप में शक्ति, ठीक है।
भेड़ों के समरूपीकरण के रूप में शक्ति, ज्ञान के रूप में शक्ति और उत्पादक शक्ति। फिर हमने समाजशास्त्र में की, पार्सन्स की चर्चा की और मैक्स वेबर की चर्चा की। मैक्स वेबर वाली याद रखनी पड़ेगी आपको, बहुत ही पूछते हैं। कौन कौन सी? परंपरागत और करिश्माई और लीगल रैशनल, कानूनी तर्कसंगत या तर्कसंगत कानूनी शक्ति। और अंत में हमने किया लोसवेल की और, ठीक, ये हमने शक्ति के आयाम की बातें बातें। अब सुसान सट्रेंज और माइकल मान, इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। इनकी चर्चा हम तब करेंगे जब हम नेशनल पावर करेंगे। तो शक्ति हमें कितने रूपों में करनी पड़ेगी? 2 रूप में करनी पड़ेगी। नेट में शक्ति का ऐसा सीधा टॉपिक नहीं, वहां जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो नेशनल पावर के रूप में सीधा लिखा हुआ पावर है वो, लेकिन वो नेशनल पावर है। कुल लेक्चर में पावर अलग है और नेशनल पावर अलग है, राष्ट्रीय शक्ति अलग है और शक्ति अलग है। ये तो शक्ति के राजनीतिक, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय स्वरूप थे। हम माइकल मान को और सुसैन स्ट्रेंज को तब करेंगे जब हम कौन सी पावर करेंगे? नेशनल। एक राष्ट्र के पास जो पावर होती है वो किस हिसाब से आती है। तो सुसैन स्ट्रेंज में तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद पिछली बार ही पूछ लिया था, वो वहां करेंगे। तो अब शक्ति क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई। इतना ही करेंगे। रचनात्मक शक्ति मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। मैंने आपको हन्ना रेंटे पहले ही करवा दी थी। और ये सीबी मैकफर्सन, कितने प्रकार की शक्ति? दोहन शक्ति और विकासात्मक शक्ति। दोहन शक्ति पावर ओवर होती है और विकासात्मक शक्ति पावर 2 होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।